बड़ी खबर ये कंझावला कांड से जुड़ी। कंझावला केस में एक और गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने छठे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कार मालिक आशुतोष को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि अब इस पूरे मामले में 7 आरोपी हो गए थे, जिसमें से 5 आरोपी पहले से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर रखे थे। एक और गिरफ्तारी हुई है, वो सबसे ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। छठा आरोपी आशुतोष है, इसी की वो कार थी, ये कार मालिक है, इसको गिरफ्तार कर लिया है। अब 7वें की तलाश जारी है। दरअसल ये लगातार थियरी चल रही थी कि इसमें 5 आरोपी है, फिर जांच जब आगे बढ़ी तो उसमें पता चला 7 आरोपी है, छठा गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण जैन, इस खबर को देंगे विस्तार। वरुण, क्या जानकारी है? छठा आरोपी मिल गया है, 7वां कहां है? देखिए, बिल्कुल 7वां आरोपी अंकुश अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस की कई टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है, लेकिन फिलहाल का अपडेट यह है कि जो छठा आरोपी आशुतोष, जो कि बलेनो गाड़ी का मालिक था, फरार चल रहा था, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। कल ही पुलिस ने ये बात साफ कर दी थी कि इसके अंदर 5 आरोपी नहीं, टोटल 7 आरोपी है। 5 आरोपी वो जो गाड़ी के अंदर सवार थे, और साथ ही 2 आरोपी, जिनमें एक आशुतोष जिसकी बलेनो गाड़ी है, और साथ ही 7वां आरोपी अंकुश है। आशुतोष पर आरोप है कि वारदात के बाद जो आरोपी थे उन्होंने उसे बताया था कि गाड़ी से इस तरीके से बड़ी घटना हो गई है, उसके बावजूद उसने पुलिस को नहीं बताया। साथ ही आशुतोष ने पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की। आशुतोष ने पुलिस को उस वक्त बताया था कि जो गाड़ी है वो अमित नहीं कोई और लेकर गया था, विकास लेकर गया था। लेकिन जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि अमित ही गाड़ी चला रहा था और वही गाड़ी लेकर गया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जांच को गुमराह करने और पुलिस से फैक्ट छुपाने का आरोप आशुतोष के ऊपर था। बोलेनो गाड़ी उसी की थी, लगातार फरार चल रहा था, तो उसके पुलिस ने कई टीमें बनाई थी और अब आखिरकार आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया है। यानी अब इस मामले में 6 गिरफ्तारियां हो गई है। 5 आरोपियों को कल ही पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 4 दिन की रिमांड पर लिया था। जी वरुण, यहाँ पर एक और सवाल ये बनता है कि जो 7वें आरोपी की तलाश भी चल रही है, आशुतोष और वो 7वां आरोपी क्या सिर्फ पुलिस की जांच में गुमराह करने के आरोपी हैं, या फिर इस पूरे कांड में उनकी और गंभीर भूमिका हो सकती है? लेकिन नहीं, ये पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो बाकी 2 आरोपी थे वो उस समय घटना या वारदात के समय ना ही गाड़ी में मौजूद थे। इन्होंने बाद में इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करने या दूसरे फैक्ट छुपाए थे, जिसके चलते पुलिस ने इनको इसके अंदर आरोपी बनाया है और गिरफ्तारी की जा रही है। जो 7वां आरोपी है अंकुश, उस पर आरोप यह है कि उसने जानबूझकर इन आरोपियों को सलाह दी कि अमित, क्योंकि उस समय गाड़ी अमित चला रहा था, अमित को सलाह दी कि तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है, इसलिए सारा आरोप दीपक के ऊपर डाल दिया जाए, जो कि एक और इस मामले में आरोपी था, क्योंकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था। इसलिए शुरुआत में पुलिस से कहा गया कि गाड़ी दीपक चला रहा था, लेकिन पुलिस की जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि गाड़ी को अमित चला रहा था, और ये पुलिस को गलत जानकारी देने की सलाह अंकुश की तरफ से दी गई थी। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करने, जांच को भटकाने और आरोपियों को गलत तरीके से जानकारी देने के आरोप में इन सबको भी नामजद किया और अब इनकी गिरफ्तारी की जा रही है। आशुतोष गिरफ्तार हो गया, अब एक आरोपी फरार है। वरुण, गलत सूचना इसलिए दी गई थी कि शायद उसके पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, ये जानकारी भी निकलकर सामने आई थी। इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जो आरोपी अमित गाड़ी चला रहा था उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। यही सलाह अंकुश की तरफ से दी गई थी कि क्योंकि तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आने वाले समय में इस मामले में ज्यादा दिक्कत हो सकती है, इसलिए आरोप सारा दीपक अपने ऊपर ले ले। ठीक है वरुण, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि जो कंझावला मर्डर केस है, इसमें जो छठा आरोपी है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। 7वें की तलाश जारी। गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में 5 आरोपियों को पेश किया था, जहां से उन्हें 4 दिनों के पुलिस हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने आगे की जांच के लिए 5 दिनों की हिरासत की मांग की थी। सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि जिस 13 किलोमीटर के रास्ते में आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था, उसकी जांच अभी बाकी है। इसी ग्राउंड पर दूसरी बार आरोपियों को हिरासत में भेजा गया। जांच टीम ने अदालत को यह भी बताया कि 5 आरोपियों में से एक को वाहन चालक के तौर पर आरोपी बनाया गया है। 5 एक्यूज्ड हमारी कस्टडी में है। उनका कस्टडी के दौरान इंटरोगेशन हो रहा है। दीपक था, उसने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन इंटरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था। वारदात 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को हुई थी। तब से अब तक पुलिस जांच तो कर रही है, लेकिन जांच करने के तरीके पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।
वहीं कंझावला कांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस कांड में अब तक 5 आरोपियों के नाम ही सामने आए थे, लेकिन गुरुवार को पुलिस ने 2 और लोगों को आरोपी बनाया। 6ठा आरोपी पकड़ा गया है, 7वें की तलाश जारी है। मनोज मित्तल, मिथुन, कृष्ण, दीपक और अमित, यही वो 5 आरोपी है जिनका नाम अब तक कंझावला कांड में सामने आया था। लेकिन अब इसमें 2 और नाम जुड़ गए हैं। जी हां, मामले में अब 5 नहीं बल्कि 7 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया है। आरोपी नंबर 6 का नाम है आशुतोष और 7वें का नाम है अंकुश। में 2 लोग और इन्वॉल्व थे। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसमें एक सस्टेन्ड इंटरोगेशन के आधार पे ये पता लगा है हमें कि जो दीपक था वो उसने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन इंटरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था। कंझावला कांड बेहद पेचीदा है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने 1.5 दर्जन टीमें बनाई हैं जो अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। हमारी 18 टीम्स इसमें काम कर रही हैं। 5 एक्यूज्ड हमारी कस्टडी में हैं। उनका कस्टडी के दौरान इंटरोगेशन हो रहा है। तो 6 आरोपी पकड़े गए हैं, 7वें की तलाश जारी है। देखिए, 5 आरोपियों ने पुलिस को बताया था कि उन्हें नहीं पता था कि गाड़ी के नीचे अंजलि फंसी हुई है, लेकिन अब जो सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है उससे ये बात साफ हो गई है कि सभी आरोपियों को सब कुछ पता था। टीवी स्क्रीन पर मौजूद इन तस्वीरों में पहली बार कंझावला कांड को अंजाम देने वाले 5 आरोपी दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ दिखाई नहीं दे रहे हैं बल्कि ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे इन आरोपियों को पता था कि गाड़ी के नीचे कोई फंसा हुआ है। तस्वीर 1 जनवरी की सुबह 4:33 की हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। बाईं तरफ 4 लोग एक ऑटो के पास खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 मिनट 56 सेकंड के वीडियो में करीब 1 मिनट बाद कंझावला कांड को अंजाम देने वाली ग्रे कलर की बलेनो आती दिखाई देती है और पहले ही गाड़ी का लाइट बंद कर लेती है। वहां मौजूद गाड़ी पहुंचने का इंतजार कर रहे होते हैं। पीछे वाली सीट पर दोनों तरफ का दरवाजा खुलता है और 2 लोग उतरते हैं। बाईं तरफ से उतरा शख्स सबसे पहले गाड़ी के पीछे जाकर झांकता है। करीब 12 सेकंड तक वो गाड़ी के नीचे झांककर इस बात का इत्मीनान कर रहा था कि कहीं कुछ दिख तो नहीं रहा। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले देश को बताया कि अंजलि गाड़ी में पिछली सीट की तरफ ही फंसी हुई थी। इस जो व्हील है इसके अंदर के हिस्से में आगे की ओर पैर फंसा था और पीछे का ये जो हिस्सा है यहाँ पर उसकी जो बॉडी थी वो थी। गाड़ी से 3 लोग उतरते हैं जबकि एक शख्स आगे जाकर बैठ जाता है और गाड़ी वहां से रवाना हो जाती है। पुलिस के मुताबिक स्कूटी का नंबर देखकर पुलिस वालों ने जांच की और स्कूटी के मालिक के घर भी पहुंचे, लेकिन परिवार ने पुलिस के इस दावे को खारिज किया है। स्कूटी का नंबर लिया गया है। उस स्कूटी के नंबर ट्रैफिक से नंबर लेके जो एड्रेस आया है उस स्कूटी के एड्रेस उसके घर पे भेजा गया है। वहाँ पे जो ऑनर है स्कूटी का वहाँ नहीं मिलता है। दिल्ली पुलिस की माने तो वो वारदात वाली रात ही अंजलि के घर पहुंच गई थी। जब हमने स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा के इस दावे की पड़ताल की तो अंजलि की मां ने कुछ और ही हकीकत बयां की। मेरे को रात को नहीं बताया था, सवेरे 7:30 बजे पता चली। मेरे पास कोई पुलिस नहीं पहुंची। उन्होंने कंझावला से गाड़ी भेजी, मुझे वहां लेके गए, घुमाया फिराया, फिर यहाँ लाके खड़ा कर दिया सुल्तानपुरी पर। हाँ, सुना आपने। सागरप्रीत हुड्डा कहते हैं कि पुलिस घर पर गई थी, जबकि अंजलि की मां कहती है कि कोई उनके घर नहीं आया। तो सवाल ये कि वारदात वाली रात पुलिस अंजलि के घर सच में गई थी या नहीं, या फिर पुलिस ने जिन जवानों को अंजलि के घर जाने की जिम्मेदारी दी थी उन्होंने गलत जानकारी दी। क्या ऐसा हुआ कि दिल्ली पुलिस किसी गलत पते पर पहुंच गई? शुरुआती जांच में जुड़े ऐसे और भी कई सवाल हैं जो लगातार दिल्ली पुलिस की जांच पर संदेह पैदा कर रहे हैं। और देखिए, आरोपियों ने पहले अंजलि पर गाड़ी चढ़ाई, फिर उसे करीब 13 किलोमीटर तक घसीटा और वारदात को छिपाने की कोशिश की। तो सवाल ये कि आखिर क्या आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? जो मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ थी वो अंदर घुस गई थी गाड़ी के और मैं साइड में गिर गई थी। फिर भी उस कार वाले को पता था, जानकारी थी कि उसके नीचे लड़की है। उसने एक बार आगे पीछे करी, तेज आगे पीछे करी, वो फिर सीधा ले गया। जिस निधि की आंखों के सामने अंजलि को कुचला गया उसके बयान से साफ है कि आरोपियों ने जानबूझकर अंजलि पर गाड़ी चढ़ाई। लेकिन दिल्ली पुलिस अब भी हत्या की धाराओं में केस दर्ज करने को तैयार नहीं। लेकिन क्यों? जब ये सवाल एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने पुलिस से पूछा तो सुनिए जवाब क्या मिला।
मर्डर के लिए आप सभी को मालूम है कि एक मोटिव होना बहुत ज़रूरी होता है, एक इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो गजब का लॉजिक हो गया भाई कि हत्या के हर केस में पुलिस पहले मोटिव देखती है। जब किसी धारदार हथियार से हत्या हो जाती है तो क्या पुलिस पहले मोटिव तलाशती है और उसके बाद हत्या का केस दर्ज करती है? क्या बिना मोटिव के हत्या का केस दर्ज नहीं होता? ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है आपका, कि वो जवाब देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सवाल मुश्किल ही पूछे जाएंगे क्योंकि राजधानी दिल्ली में एक लड़की की बेदर्द मौत हुई है और उसे इंसाफ मिलना ही चाहिए। उधर गुरुवार को अंजलि के परिवार ने सुल्तानपुरी थाने की घेराबंदी की। परिवार की मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। मर्डर है, कतई मर्डर है, सरासर मर्डर है। कोई भी नहीं आया भाई, कोई भी नहीं आया। मर्डर है, लड़की की हत्या की गई है बेटी की। दिल्ली पुलिस जिस मामले को एक्सीडेंट मानकर जांच कर रही है उसे अंजलि का परिवार मर्डर मानता है। इसलिए मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा मिले और इसी मांग के साथ गुरुवार को पीड़ित परिवार ने सुल्तानपुरी थाने का घेराव किया। रास्ते में पुलिस ने रोका तो परिवार और उनके समर्थक थाने के बाहर ही सड़क पर धरना देने बैठ गए। हालांकि पुलिस अधिकारियों से मुलाकात के बाद परिवार ने धरना खत्म कर दिया। परिवार की मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह उनसे मिले। अगर संडे तक हमारी इस चीज को हमें लगा कि दिल्ली पुलिस नहीं कोऑपरेट कर रही है, कि जो हमारे भारत के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वो परिवार से मिले, मुझसे मिले और फिर हम सीबीआई को ये जांच को सौंपेंगे। कंझावला कांड की तह तक पहुंचना दिल्ली पुलिस के लिए भी चुनौती है। उसके पास आरोपी हैं, चश्मदीद हैं, सीसीटीवी सबूत है, लेकिन पुलिस हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज करने से इसलिए बच रही है क्योंकि उसके पास हत्या का मोटिव नहीं है। कंझावला कांड में सहेली की पहेली भी अब तक नहीं सुलझी है। इस मामले में निधि इकलौती ऐसी चश्मदीद है जिसने अपनी आंखों से वारदात को देखा, लेकिन अब निधि से ही जुड़ा एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सवाल निधि के फरेब पर भी उठ रहे हैं क्योंकि उसकी दोस्त अंजलि गाड़ी के नीचे कुचली जाती रही और वो मौके से रफू चक्कर हो गई। लेकिन 2 दिन पहले अचानक उसकी एंट्री होती है। वो मीडिया को वारदात की आंखों देखी बताती है, फिर पर्दे के पीछे चली जाती है। लेकिन निधि की तलाश में जब एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय उसके घर पहुंचे तो उसके पड़ोसी ने सनसनीखेज खुलासा किया। एक्ट कौन सा था? ये सर एनडीपीएस के बारे में पूछा किस तरह का केस हुआ? नहीं सर, हमने नहीं पूछा, नहीं, वो खुद ही बता रही थी। निधि का एक और पड़ोसी सामने आया है जिसका आरोप है कि निधि उसे मुंह बंद रखने की धमकियां दे रही है। उसने मेरे को फ़ोन करा तो फिर फ़ोन करके वो मेरे को कहती है कि तू मतलब क्यों बोल रहा है, ये वो गाली गलौज करती है। निशांत ने मीडिया कर्मियों को निधि की धमकी वाली कॉल का एक कथित ऑडियो भी सुनाया जिसमें वो गालियां दे रही है। मेरी बात सुन दे, ये जो है ना ज्यादा बनेगा तो एक तरफ निधि खुद को विक्टिम बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे ऑडियो क्लिप्स निधि पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और देखिए, पूरी वारदात में निधि की संदिग्ध भूमिका से अंजलि का परिवार बेहद गुस्से में है और गुरुवार को ये गुस्सा निधि के घर के बाहर फूटा। तो क्यों नहीं अंजलि के हक में खड़ी होती है? हंगामे की ये तस्वीरें निधि के घर के बाहर की हैं, जहां कुछ महिलाओं ने धावा बोल दिया। खुद को अंजलि के परिवार का करीबी होने का दावा करने वाली इन महिलाओं ने निधि के घर तोड़फोड़ की कोशिश की। जब दोनों साथ थी तो ये कैसे आ गई? अगर इंसाफ दिलवाना चाहती है ये, तो ये थाने पे क्यों नहीं आती? उनको उसको इंसाफ दिलाने के लिए ये कुछ बताती है या कौन सा मतलब गुमराह करती है ये सबको। बताया जा रहा है कि हंगामे के वक्त निधि घर के अंदर ही मौजूद थी। हालांकि विवाद बढ़ता उससे पहले वहां मौजूद पुलिस वालों ने मामले को संभाल लिया और गुस्साई महिलाओं को शांत करा के वापस लौटा दिया। निधि वो लड़की है जिसका बयान इस केस में संदिग्ध माना जा रहा है। निधि ने दावा किया था कि अंजलि ने शराब पी थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल निधि के घर के बाहर पुलिस वालों का पहरा बढ़ा दिया गया है। और वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मांग की है कि मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद गुरुवार को पुलिस अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की और उन्हें अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी दी। लेकिन पुलिस के जवाब से दिल्ली महिला आयोग खुश नहीं है। उनकी जांच में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह निकल कर आए हैं।
मेरी ये रिकमेंडेशन है केंद्र सरकार को कि ये केस तुरंत दिल्ली पुलिस से लेके सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए। मामले को सीबीआई को सौंपे जाने के पीछे स्वाति मालीवाल का तर्क ये है कि दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच गलतियों से भरी है। उन्होंने सवाल किया है कि पुलिस ने निधि का फोन अब तक क्यों नहीं जब्त किया, 13 किलोमीटर के सारे सीसीटीवी फुटेज जब्त क्यों नहीं किए गए, वारदात की रात पुलिस का रिस्पॉन्स बेहद खराब क्यों रहा, सभी चश्मदीदों का 164 के तहत बयान दर्ज क्यों नहीं किया गया। हालांकि पुलिस का दावा है कि चश्मदीदों के बयान कानून सम्मत तरीके से दर्ज किए गए हैं। जो आई विटनेस है, वो आई विटनेस का जो स्टेटमेंट 164 में हमने दर्ज कराया है, उसके जो कंटेंट है वो मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। दिल्ली महिला आयोग ने आरोपियों के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज कराने की भी मांग उठाई है। कंझावला कांड को लेकर सियासी वार पलटवार भी पहले दिन से शुरू है। बीजेपी पर हमलावर आम आदमी पार्टी ने अब निधि के नाको टेस्ट की मांग उठा दी है। कंझावला कांड के बाद से ही आम आदमी पार्टी के निशाने पर बीजेपी, राजभवन और दिल्ली पुलिस है। आम आदमी पार्टी पहले उपराज्यपाल वी के सक्सेना का इस्तीफा मांग रही थी। अब उसकी मांग है कि इस केस की शुरुआती जांच करने वाले अधिकारियों समेत सभी संदिग्धों का नार्को टेस्ट किया जाए। पहले डीसीपी हरिंदर कुमार सिंह का नार्को टेस्ट होना चाहिए कि उन्होंने किससे पैसे लिए हुए हैं या वो किसके दबाव में है कि वो अपराधियों के साथ जो है इतनी उनको हमदर्दी है। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से सिटिंग जज की निगरानी में मामले की जांच हो। उधर बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि अंजलि के खून से केजरीवाल और सिसोदिया के हाथ भी रंगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की गली गली में शराब के ठेके खोले हैं। दिल्ली के कंझावला में जो हत्या हुई है उसमें हत्यारे वो लड़के तो हैं ही जो कार में नशे में धुत थे, और पुलिस की लापरवाही भी साफ दिखाई दे रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है शराब। जब तक कंझावला केस अपने अंजाम तक नहीं पहुंच जाता, मानकर चलिए कि तब तक बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तू मैं का सिलसिला जारी रहेगा। न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़ते हैं और यह खबर देवभूमि उत्तराखंड में दहशत के दरारों की है, जिससे जोशीमठ में हाहाकार मचा है। खबर बड़ी जानिए, जोशीमठ में जमीन धंसने का सिलसिला जारी है। अब तक 561 घरों में पड़ी भयानक दरारें। जोशीमठ संकट को लेकर आज बड़ी बैठक होने वाली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हाई लेवल मीटिंग करेंगे। यह गुस्सा, यह आक्रोश उस डर का नतीजा है जो इस वक्त जोशीमठ के लोग झेल रहे हैं। कहीं घर की छत लकड़ी की बल्लियों के सहारे टिकी है, तो कहीं आंगन जमीन में धंस गया है। सैकड़ों लोग परिवार समेत शहर छोड़कर चले गए हैं। पिछले साल भी नवंबर के महीने में ऐसे ही दरारें दिखी थी, तब सरकार ने सर्वे की बात कही थी। अब एक बार फिर सरकार ने टीम बनाने का ऐलान कर दिया है। जो भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं। जिस प्रकार के भी प्रबंध करने होंगे, विस्थापन की जो कार्रवाई करनी होगी, जो ट्रीटमेंट करना होगा, वो सभी कार्रवाई कर रहे हैं। जोशीमठ में हो रहे भू धसाव को लेकर मुख्यमंत्री धामी शाम 6 बजे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। जोशीमठ उली रोपवे बंद कर दिया गया है। जोशीमठ में सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। एनटीपीसी और एचसीसी को फैब्रिकेटेड बिल्डिंग बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिसमें प्रभावितों को शिफ्ट किया जा सके। ऐसे जो बिंदु हैं जहां से जल रिसाव हो रहा है उसको प्लग किया जाए। उत्तराखंड के जोशीमठ में धंस रही जमीन और दरारों को देखकर हर कोई डरा हुआ है। प्रभावित मकानों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज एंड व्यूज में बड़ी खबर यह है कि जोशीमठ प्रशासन ने एनटीपीसी को आदेश दिया है कि 2000 प्री फैब्रिकेटेड घर बनाने के लिए यह आदेश एनटीपीसी को दिया गया है। एचसीसी को भी जोशीमठ प्रशासन ने आदेश दिया है। प्रभावित लोगों के लिए प्री फैब्रिकेटेड घर बनाने के आदेश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोशीमठ में जहां देखो वहां दहशत ही दहशत है। डरे हुए लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 561 घरों में अब तक दरार आ चुकी है। 38 परिवार विस्थापित हो चुके हैं। सरकार ने 385 लोगों को ठहरने के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था की है। जिला प्रशासन लगातार प्रभावित लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है। हम सब लोगों का वहाँ पे अपना मकान है, तो यहाँ पे व्यवस्था गवर्नमेंट की कोई इतनी ऊंची नहीं है कि जिस व्यवस्था हम रह सकें। मेरे मकान टूटने वाली है, बर्फ गिरेगा तो वो एकदम ऐसे हो रहा दरारों से,
बड़ी मुश्किल पर रह रहे हम वहाँ। उत्तराखंड सरकार के बड़े अधिकारी और डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े एक्सपर्ट प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जोशीमठ का ये जो भूमि धसाव का है और बहुत खाई पड़ रही है, बढ़ रही है, तो उसमें गवर्नमेंट ने संज्ञान लिया है और जहाँ जहाँ इससे प्रभावित हैं उनको शायद वहाँ से दूसरी जगह स्थापित करने का, हटाने का, शिफ्ट करने के बड़ी पैमाने पर काम हो रहा है। और देखिए, जोशीमठ में लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बीआरओ के हेंगलवाई पास प्रोजेक्ट और एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के काम पर फौरन रोक लगा दी गई है और ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि ये रोक अगले आदेश तक इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई है। ये एक शहर की तबाही की कहानी है। एक शहर धीरे धीरे कैसे बर्बाद हो रहा है, इसका गवाह है जोशीमठ। मजबूत चट्टान पर बनी सड़क में दरार पड़ चुकी है, सीमेंट की मजबूत दीवारें चटक चुकी हैं, मकानों में दरार पड़ गई है और दीवारों के नीचे पानी बह रहा है। ये प्राकृतिक आपदा है या विकास के नाम पर इस आपदा का निर्माण हुआ, इस पर सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन अभी तो किसी भी हाल में जोशीमठ को बचाना है जिसका बुरा हाल है। अपने बने बनाए घर को यूं छोड़ने से बुरा आखिर क्या हो सकता है। और हमारी वो ऐसी स्थिति भी नहीं है कि हम कुछ एकदम से कहीं और जाएं, घर बनाएं, ना तो नौकरी है ना कुछ है। एबीपी न्यूज संवाददाता ध्रुव मिश्रा के कैमरे से जोशीमठ का दर्द आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। आपको दिखाएं, एक घर में हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए कि इस तरीके की दरारें पिछले साल से आना शुरू हुई। नवंबर महीने से जो यहाँ के लोग बता रहे हैं वो इस तरीके की दरारें आनी शुरू हुई हैं। दरारें सभी घरों में आपको दिखेंगी। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि आखिर जोशीमठ में जमीन क्यों धंस रही है, इसकी वजह आखिर क्या है। जोशीमठ में मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता ध्रुव मिश्रा की आपको ये एक्सक्लूसिव डिटेल्ड रिपोर्ट हम दिखाते हैं। जोशीमठ में आज जो हो रहा है उसकी शुरुआत 70 के दशक में ही नजर आने लगी थी। तब मिश्रा कमेटी का गठन हुआ था। मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में कई अहम सलाह दी गई थी। भवन निर्माण के भारी काम पर रोक लगे, निर्माण कार्य के दौरान बड़े पत्थरों को खोदकर या ब्लास्ट करके न हटाया जाए, पेड़ और घास लगाने के लिए बड़े अभियान की शुरुआत हो, पक्के ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण हो। 1970 के आसपास की बात, ये इसको बताया गया कि किसी ग्लेशियर के ऊपर है, इसलिए इसकी हाइट जोशीमठ की घट रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1931 में हुए सर्वे के दौरान भी ये बात निकलकर सामने आई थी कि जोशीमठ शहर भू धसाव वाले क्षेत्र में बसा है। जहाँ जहाँ परियोजना का काम का प्रभावित क्षेत्र है, उनके मकानों में, घरों पे दरारें पड़ रही थी। जोशीमठ प्रभावित हुआ है 2021 की 7 फरवरी की आपदा के बाद। जोशीमठ में 1890 की एक फोटो है जिसमें बहुत कम निर्माण कार्य देखा गया है। ठीक 2022 में उसी जगह से एक दूसरी फोटो खींची गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरा जोशीमठ भरा हुआ है, यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं है। अब बात भूकंप की, जहां दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान बताया गया। एक तरफ जोशीमठ शहर में भू धसाव से हालत खराब है तो दूसरी तरफ कल भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की धरती कांपी। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के कुंदूर में था जहां 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। भारत में शाम करीब 8 बजे दिल्ली से कश्मीर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। नाम है ताबिया अल्ताफ और हम घरों से बाहर निकले। मैं अनंतनाग में रहती हूँ और यहाँ पर ज़लज़ला आया है, अर्थक्वेक। तो आप डर गए? यस सर। तो आप लोग बाहर निकले? हाँ, हम घरों से सब बाहर निकले और हम बहुत डर गए। किए जा रहे हैं। इस वक्त शदीद जलजला आ रहा है इस्लामाबाद में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में लाइव बुलेटिन के दौरान कैमरा भी हिलने लगा। पाया जाता है कलमा तैयबा का लोग वेट कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने घरों से बाहर भी निकल आए हैं और इस वक्त इस्लामाबाद मूव कर रहा है। और मैं खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन पूर्वोत्तर पर है। कल शाह त्रिपुरा में थे और आज मणिपुर में है। इस दौरान शाह मणिपुर में कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी करने वाले हैं। उसी पर रिपोर्ट बनाई है, देखिए। मिशन पूर्वोत्तर पर निकले बीजेपी के चाणक्य अमित शाह आज पूर्वोत्तर के अहम राज्य मणिपुर में हैं। इम्फाल एयरपोर्ट पर शाह का जोरदार स्वागत हुआ।
सीएम एन बीरेन सिंह ने नेताओं और अधिकारियों के साथ शाह की अगवानी की। इसके बाद अमित शाह ने सीएम बीरेन सिंह और कैबिनेट मंत्रियों के साथ डिनर किया, जहां शाह ने 23 पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लिया। मणिपुर में शाह आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे चूरा चांदपुर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। 11:15 बजे INA मुख्यालय में तिरंगा फहराएंगे। इसके बाद 11:30 बजे के बाद चिंगेई लंपक पोलो मैदान पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले कल पूर्वोत्तर के ही राज्य त्रिपुरा के सबरूम में शाह ने रोड शो किया। रैली को संबोधित करते हुए शाह ने राम मंदिर पर बड़ा ऐलान किया। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, और सबरूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने कल अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के पनाहगाहों पर एयर स्ट्राइक की। अफगानिस्तान के अखबार हश्त सुबह ने एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ने ऐसा करके सबसे बड़ी भूल कर दी है? क्या पाकिस्तान ने एक ही दिन में 2 बार अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की? अफगानिस्तान के अखबार हश्त सुबह का ऐसा ही दावा है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने TTP के गढ़ माने जाने वाले नांगरहार राज्य के सलाला गुश्ता शहर में हवाई हमले किए। पहला हमला गुरुवार तड़के और दूसरा सुबह करीब 11 बजे किया। इस दौरान फायरिंग नहीं हुई, सिर्फ ऊंचाई से बमबारी की गई। हालांकि दोनों तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि TTP को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव खतरनाक रूप लेता जा रहा है। दोनों देशों के बीच डोरन लाइन पर तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट बंद किए जा चुके हैं। हालात ये हैं कि 2 महीनों में दोनों देशों के बीच फायरिंग में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। सोमवार को शहबाज शरीफ ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी और इसके बाद सरकार की तरफ से कहा गया था पाकिस्तान अपने हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। धमकी के जवाब में तालिबान की तरफ से उप प्रधानमंत्री अहमद यासिर ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हुए 1971 की एक फोटो पोस्ट की थी, जिसमें पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। और देखिए, केंद्र सरकार ने आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट पर बैन लगा दिया है। इसके कमांडर शेख सज्जाद गुल को भी आतंकवादी घोषित कर दिया है। TRF आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन था, जिसका नाम घाटी में हो रही टारगेटेड किलिंग्स में कई बार सामने आया था। इस संगठन से जुड़े लोगों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने पहले भी कार्रवाई की है, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर TRF को आतंकी घोषित कर दिया है। साथ ही गृह मंत्रालय ने TRF के कमांडर शेख सज्जाद गुल को भी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित करने की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक TRF घाटी में आतंकी गतिविधियों को बढ़ा रहा था, नौजवानों को आतंकी के तौर पर संगठन में भर्ती करा रहा था, सोशल मीडिया के जरिए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। और सबसे बड़ी बात यह है कि TRF देश के लिए नए खतरे के तौर पर घाटी से उभर रहा था। गृह मंत्रालय ने मोहम्मद अबू खुबैब को भी आतंकी घोषित कर दिया है। जम्मू कश्मीर के डोडा का रहने वाला खुबैब पाकिस्तान में बैठा है और लश्कर-ए-तैयबा के लॉन्चिंग कमांडर के तौर पर देश में आतंकवादियों की घुसपैठ कराता है। लश्कर-ए-तैयबा 26/11 के मुंबई आतंकी हमले सहित कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। और न्यूज एंड व्यूज में खबर अब खेल जगत से जुड़ी। श्रीलंका ने भारत को पुणे T20 में 16 रन से हराया। इस हार के साथ अभी 3 मैच की सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। सीरीज के विजेता का फैसला 7 जनवरी को राजकोट में होगा। नो बॉल ने किया खेल। टीम इंडिया पुणे में श्रीलंका के सामने हुई फेल। It's only 10 of the over to open a loss. And another no ball. यंग इंडिया के नए सितारे अर्शदीप के लिए कल का दिन किसी बुरे सपने की तरह था। अर्शदीप ने 1 नहीं 2 नहीं कुल 5 नो बॉल फेंकी। अर्शदीप का प्रदर्शन देखिए। अर्शदीप ने 2 ओवर में 18.50 की इकोनॉमी से 37 रन लौटाए, जिसमें 5 नो बॉल शामिल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने छोटे से करियर में अर्शदीप सिंह सबसे ज्यादा नो बॉल फेंकने वाले भारतीय गेंदबाज है। खैर, उम्मीद है प्रतिभाशाली अर्शदीप अपनी इस कमजोरी से जल्द पार पा लेंगे। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 6 विकेट खोकर 206 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया 8 विकेट खोकर 190 रन ही बना सकी। 207 रन का टारगेट पूरा करने उतरी टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर फेल रहा। हालांकि सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल का फॉर्म में होना टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर। निचले क्रम में मावी के शॉट्स ने भी राहत दी।
अब न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है रूस और यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई, और वो बड़ी खबर यह है कि अगले 2 दिनों तक रूस जो है यूक्रेन पर हमले नहीं करेगा। पुतिन ने 2 दिन के सीज फायर का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने यह फैसला रूस के 76 साल के ईसाई धर्मगुरु पैट्रियार्क किरिल के अपील के बाद किया है। यह फैसला है कि जो जंग फरवरी 2022 से चल रही थी वो जनवरी 2022 में 2 दिनों के लिए 6 और 7 यानी कि ऑर्थोडॉक्स जो क्रिसमस होता है इन 2 दिनों के लिए रुकी है। और ये जो जंग रुकी है इसमें साफ कहा गया है कि रूस के ओर से कोई हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ये रूस की चाल है। यूक्रेन के साथ छिड़े घमासान के बीच रूस ने 2 दिनों के लिए एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया है। ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस पर आज और कल के लिए पुतिन की सेना यूक्रेन पर बम नहीं बरसाएगी। रूस और यूक्रेन दोनों ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुयायी हैं और ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस मनाते हैं। हालांकि यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स चर्च ने 2019 में रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च से अलग होकर खुद को आजाद कर लिया था। यूक्रेन को पुतिन के इस फैसले के पीछे भी साजिश की बू आ रही है। То, как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе, технику, боеприпасы и мобилизованных. बाइडेन को भी लगता है कि पुतिन अब युद्ध से भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। He was ready to bomb hospitals and nurseries and churches, and on the 25th and New Year's, and I mean, you know, I think he's trying to find some oxygen. एक तरफ रूस डिफेंसिव रुख अपना रहा है तो इसी बीच अमेरिका ने यूक्रेन को अपने टैंक किलर्स का जखीरा भेजने का ऐलान किया है। तो अगर आप भी बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहाड़ों पर घूमने जाना चाहते हैं तो उससे पहले हम जो वीडियो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं उसे जरा ध्यान से देख लीजिए। आपकी बहुत काम की खबर है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 गाड़ियां इस मोड़ पर दुर्घटना का शिकार हो गईं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस मोड़ में ऐसा क्या है कि गाड़ियां यहां पलट जा रही हैं, तो इसका जवाब है कोहरा। अब आप सोच रहे होंगे कि सड़क पर कोहरा है, तो आपको बता दें कि असल में पारा लुढ़कने की वजह से सोलन की सड़कों पर कई जगह कोहरे की पारदर्शी परत जम गई है, जो गाड़ी चलाने वालों को नहीं दिख रही। लेकिन तेज रफ्तार गाड़ियां जैसे ही बर्फ जैसी परत के ऊपर से गुजरती हैं, वो डिसबैलेंस हो जाती है और फिर होता है ये। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इन दुर्घटनाओं में कार सवार लोगों को हल्की चोटें आईं, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अब पेड़ों पर जमा ओस की बूंदों की ये तस्वीर देख लीजिए, जो राजस्थान के सीकर जिले की हैं। यहाँ तापमान माइनस में जा चुका है और अब हालात ये है कि पेड़ पौधों पर पानी की लड़ी जमने लगी है। इलाके में 3 दिनों से घना कोहरा छाया हुआ है और तापमान -1.8 डिग्री तक पहुंच गया है। इस कड़ाके की ठंड में आम जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। और देखिए, लगातार बढ़ रही ठिठुरन ने लोगों की जिंदगी की रफ्तार जो है उस पर रोक लगा दी है। बर्फीली हवाओं से बढ़ रही ठंड ने आधे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। ठंड के प्रकोप से त्राहिमाम, ठंड से ठिठुरते लोग। लग रहा सर, हर तरफ कोहरा ही कोहरा है। ठंड ने आधे भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। आग सेक थोड़ा हो जाएगा गर्म। तो काफी दिक्कत पड़ेगी। दिक्कत तो बहुत दिक्कत है, बहुत दिन से धूप नहीं लग रहे हैं। ठंडा तो है ही है, ठंडा काफी रहा। इन तस्वीरों में देखिए कैसे घने कोहरे की वजह से सब कुछ धुंधला सा हो गया है। कई शहरों में पारा 3 से 4 डिग्री तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है। घने कोहरे और सर्द हवाओं के बीच अब अलाव ही सहारा है। आते दिखाई नहीं देता कोहरे में, सामने कुछ नहीं नजर आता। ठंड की मुश्किलों के बीच श्रीनगर की ये खूबसूरत तस्वीर भी देखिए। श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील बर्फ से जम गई है। हालांकि इससे श्रीनगर में पानी की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। और वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया में इतनी भीषण बर्फबारी हुई कि वहां स्टेट इमरजेंसी अब घोषित करनी पड़ी है। आसमान से गिरते बर्फ के फाहे, बर्फ की सी बारिश,
हर जगह बर्फ ही बर्फ, सड़कों पर, गाड़ियों पर, पेड़ों पर, हर जगह बर्फ। इतनी बर्फ कि पूरा शहर बर्फ की चादर से ढक गया। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया की तस्वीरें हैं, जो बर्फीले तूफान के बाद से ठिठुर रहा है। इतनी भीषण बर्फबारी हुई कि कई फीट मोटी बर्फ की परतें जम गईं। इस बर्फबारी ने ये हाल कर दिया कि कैलिफोर्निया में स्टेट इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। दरअसल समंदर में उठे तूफान से उत्तरी कैलिफोर्निया पर बुधवार की शाम को भीषण अटैक किया। उस तूफान ने ऐसी तबाही मचाई जिसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। भारी भरकम पेड़ तक उखड़ गए। ऐसा तूफान आया कि गैस स्टेशन पर पंप तक उखड़ गए। तस्वीरों में दोनों तरफ पेड़ और घास नजर आ रही है, लेकिन बीच में बर्फ पर स्कीज करते लोग दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें यूरोप के ऑस्ट्रिया की हैं, जहां बीते बुधवार पारा इतना बढ़ा कि उसने सारी बर्फ ही पिघला दी। अब पहाड़ के बीच में बची इस बर्फ पर ही लोग स्कीज कर रहे हैं। इलाके में 16 दिसंबर को आखिरी बार बर्फ गिरी थी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इलाके में अब बर्फ का दीदार नहीं हो पाएगा। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, कंझावला कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने छठे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार मालिक आशुतोष को गिरफ्तार किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे कंझावला केस से जुड़ी, जिसमें एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं कंझावला कांड में, तो इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे, कार मालिक आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को अब 7वें आरोपी की तलाश है। पहले माना जा रहा था कि सिर्फ 4 आरोपी है जो जिम्मेदार है कंझावला कांड को लेकर, लेकिन अब जब रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं तो उसको लेते हुए एक और बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि पुलिस ने छठे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और अब वो 7वें आरोपी की तलाश में है। और इस खबर को देंगे विस्तार। जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण जैन। वरुण, छठे आरोपी की गिरफ्तारी हो गई, 7वें की तलाश जारी है, और क्या अपडेट है इस बारे में? देखिए, बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आशुतोष जो छठा आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, यही वो शख्स है जिसकी बोलेनो गाड़ी थी। इसके ऊपर आरोप यह है कि इसने वारदात की जो जानकारी थी पुलिस को गलत दी। साथ ही पुलिस को ये भी बताया कि गाड़ी अमित को उसने दी थी, लेकिन गाड़ी दीपक नाम का शख्स चला रहा था, जबकि गाड़ी को अमित ही ड्राइव कर रहा था। पुलिस को गलत जानकारी देने और वारदात की जानकारी मिल जाने के बावजूद भी पुलिस को कोई सूचना देने के आरोप में पुलिस ने आशुतोष को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा भी 7वां आरोपी फरार चल रहा है। 7वां जो आरोपी है उस पर आरोप यह है कि उसी ने साजिश रची थी कि पुलिस को गलत जानकारी दी जाएगी कि अमित गाड़ी नहीं चला रहा था, जबकि गाड़ी दीपक चला रहा था। और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि अमित के पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का रोल यह है कि वो वारदात के बाद जो एक कॉन्स्पिरेसी रची गई थी तथ्यों को छुपाने की, पुलिस से फैक्ट्स को छुपाने की, उसको लेकर इन्होंने एक पूरी साजिश रची थी। और उसी के चलते पुलिस ने इन्हें नामजद आरोपी बनाया। और अब वरुण, एक अपडेट और दे दीजिए कि देखिए, पुलिस की आधा दर्जन टीमें उसकी तलाश, देखिए पुलिस की आधा दर्जन से ज़्यादा जो टीमें हैं वो छापेमारी कर रही है। उसके घर परिवार के कई सदस्यों को हिरासत में लिया हुआ है। अभी फिलहाल उसकी जो लोकेशन है वो दिल्ली से बाहर आ रही है। दिल्ली से बाहर भी कई टीमें गई हुई है और पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही 7वें आरोपी की भी इस मामले में गिरफ्तारी हो जाएगी। जिस तरीके से पूरी जांच आगे बढ़ रही है, वहीं जो पीड़ित का परिवार है वरुण, उसके भी अभी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। देखिए, बिल्कुल पीड़िता का जो परिवार है वो लगातार धारा 302 यानी कि हत्या की धारा जोड़ने के लिए पुलिस से आग्रह कर रहा है, लेकिन पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अब तक की जो जांच हुई है उसमें धारा 302 नहीं बनती, उसमें गैर इरादतन हत्या का ही मामला बनता है। सवाल पुलिस के ऊपर खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो आई विटनेस है निधि, उसने पुलिस को साफ बताया कि आरोपियों ने गाड़ी को कई बार आगे पीछे कर जो अंजलि है उसको कुचला और उसके बाद जानते थे कि नीचे अंजलि फंसी है तब भी ड्रैग करते हुए ले गए। बावजूद उसके पुलिस इस बात पर अड़ी है कि अभी तक उन्हें आरोपियों का मोटिव समझ नहीं आ रहा। आरोपियों का मोटिव साफ है, वो जानते थे कि उनसे हादसा हो गया है। अगर पीड़िता पुलिस को जानकारी दे देगी तो वो सलाखों के पीछे होंगे। अपने अपराध को छुपाने के लिए उन्होंने लड़की की हत्या की। बावजूद उसके दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि इसके अंदर अभी मोटिव क्लियर नहीं है, इसलिए धारा 302 नहीं जोड़ी गई है। वही परिवार का लगातार प्रोटेस्ट जारी है। उन्होंने सोमवार तक का समय दिल्ली पुलिस को दिया है। परिवार के लोगों ने कल भी थाने पे प्रोटेस्ट किया था और ये बात कही थी कि अगर पुलिस हत्या की धारा इस मामले में नहीं जोड़ती है तो सोमवार को गृह मंत्री से मिलेंगे और सीबीआई इंक्वायरी की मांग करेंगे। जी ठीक है वरुण, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण बता रहे थे कि छठे आरोपी की गिरफ्तारी होगी, 7वें की तलाश जारी। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे।
पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप है। पहाड़ और मैदान पर ठंड की वजह से लोग अपने अपने घर में रहने को मजबूर हैं। जो बाहर हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। दरअसल हिमालय से बर्फीली हवाएं राष्ट्रीय राजधानी समेत मैदानी इलाकों से टकरा रही हैं, जिसकी वजह से ठंड और ज्यादा पड़ रही है। मौसम विभाग अभी कुछ दिन सर्दी का ऐसा ही सितम जारी रहेगा, ये अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो पहाड़ में लगातार बर्फबारी हो रही है, और दूसरी तस्वीर हम उन मैदानी इलाकों को दिखा रहे हैं कि जो पहाड़ों की बर्फबारी की वजह से ये जो मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी है उसकी तस्वीर। तो सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि यूपी में भी ठंड का प्रकोप जारी है। कानपुर में ठंड से एक दिन में 7 लोगों की जान चली गई। कानपुर में ठंड ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो एक ही दिन में 7 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है, और बढ़ती ठंड यहां पर ऐसी है कि पिछले 50 साल का रिकॉर्ड सर्दी ने तोड़ दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।